Morning everyone. We have already discussed sources of rural credit. We have discussed institutional sources and non-institutional sources. Non-institutional sources हमारे कौन से होते थे? जो इनफॉर्मल वे में होते, जैसे अगर हमने रिलेटिव से ले लिया, मनी लैंडर से ले लिए, लैंड लोन से ले लिए, ट्रेडिशनल मेथड जो होते थे हमारे, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता था कंपैरिजन टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल के बाद हमारे कौन से एमर्ज होने लगे सोर्सेज? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारे कौन से आते थे? गवर्नमेंट आ गया, कोऑपरेटिव हो गई, कमर्शियल बैंक्स हो गई, रीजनल रूरल बैंक हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, वो सारे हमारे किस में आएंगे? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में. अब हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में मेन हमारी एजेंसीज कौन कौन सी जो हमारा क्रेडिट प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज़ में मेनली. फर्स्टली है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नाम से पता चलता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करे मतलब कुछ मेंबर्स ने फ़ंड कलेक्ट कर लिया, उससे उन्होंने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई. कुछ मेंबर्स अपने फंड्स को कलेक्ट करते हैं, जिसमें बैंक्स, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट भी कुछ इन्वॉल्वमेंट करती है, दोनों के शेयर होते हैं. इससे क्या होता है कि ये रूरल एरियाज़ में मेनली वीकर सेक्शन सोसाइटी को क्या फ़ंड प्रोवाइड करवाएगी. इसमें आ जाते हैं हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में. वो सिर्फ फंड ही प्रोवाइड नहीं करवाती, बल्कि साथ में उनको कुछ हेल्प भी करती है कि उनको अगर कोई एडवाइस चाहिए हो उस लिए भी उनको हेल्प करती है, कि उनके एग्रीकल्चर में कोई हेल्प चाहिए है तो उसलिए उनको एडवाइस भी करेगी. क्या करती है ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइमली रैपिड फ्लो करती है, मतलब टाइम टू टाइम उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट जो होती है फार्मर्स को वो देती हैं. फिर उससे धीरे धीरे उनका मेन फोकस क्या था कि जो फार्मर्स है एलिमिनेट कर दे मनी लैंडर्स का रोल, कि मनी लैंडर्स से लोन ना लेकर किसी से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से या बैंक से लोन ले, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता था हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में. टू स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटी अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ कंट्री के सारे रीजन में लोगों तक क्रेडिट की फैसिलिटीज़ पहुँच सके, और साथ में क्या हो सके उनको कोई और हेल्प चाहिए उनको अपनी लैंड की डेवलपमेंट के लिए या अपने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, वो भी साथ में उनको प्रोवाइड कर सके. ये को ध्यान रखता था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़. देन नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हम 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था, और कमर्शियल बैंक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि कमर्शियल बैंक्स का काम भी क्या होता है? डिपॉजिट्स लेना और लोन देना. अब ये क्या कमर्शियल बैंक भी क्या करते थे? जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ काम करती थी, वैसे कमर्शियल बैंक्स काम करते हैं कि लोन देते हैं रूरल एरियाज़ वाले पर्सनस को. अब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, पर कमर्शियल में कुछ प्रॉफिट मोटिव होता है. ये देखो अपने कमर्शियल बैंक्स का, और मैंने ये भी बताया था आपको नेशनलाइजेशन हो गई थी 1969 में और 1980 में. अब नेशनलाइजेशन हुई, उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस भी ओपन होने लग गई हमारी रूरल एरियाज़ में, और जहाँ जहाँ ब्रांचेस नहीं थी वो भी एक्सपैंड होने लगी. इससे फार्मर्स की नीड को ताकि फुलफ़िल किया जा सके. नेक्स्ट आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स. ये भी यही है, बैंक्स की तरह ही काम करते हैं भी. रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं? मोस्टली कहाँ सेटअप किए जाते हैं? रूरल एरियाज़ में सेटअप किए जाते हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ है या रूरल एरिया जहाँ आसपास कोई बैंक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सेट होते हैं. और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वो भी ऐसे ही होते हैं कि अपने लैंड को डेवलप करने के लिए जो उसके लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, मेनली पुअर पीपल या रूरल एरियाज़ के लोगों को जो लोन प्रोवाइड करते हैं, वो रीजनल रूरल बैंक्स अलग से भी बनाए हुए हैं. फिर द नेक्स्ट पॉइंट नबार्ड. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नबार्ड. नबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ? 1982 में. नबार्ड की फुल फॉर्म दे रखी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. जैसे आरबीआई एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है सारे बैंक्स के ऊपर, अब नबार्ड भी एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो रूरल एरियाज़ में क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उनके ऊपर एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक सुपरवाइज़र के रूप में काम करता है. अब ये एपेक्स फंडिंग, किसी को अगर फंडिंग, किसी बैंक को अगर फंडिंग चाहिए रूरल एरियाज़ के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? नबार्ड. कि सब अपना काम सही से कर रहे हैं ये भी नबार्ड देखेगा. अगर किसी वहाँ के पर्सोनल को ट्रेनिंग चाहिए, मतलब जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए भी नबार्ड फैसिलिटी अरेंज करवाएगा. प्रॉपर फाइनेंसिंग फैसिलिटी हो सके, गवर्नमेंट के साथ लिंक बना कर रखता है. जो प्रॉपर हमने पॉलिसी बनानी होती है एग्रीकल्चर पर्सनस के लिए, वो भी नबार्ड देखता है कि कैसे सही से प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको कैसे दूर किया जा सके, और कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है आरबीआई साथ मिलकर, गवर्नमेंट साथ मिलकर. एक एपिक इंस्टीट्यूशन है, तो जो प्रॉब्लम्स क्रेडिट में आ रही है रूरल एरियाज़ में, इसको सॉर्ट आउट करेगा. टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रिफाइनांस बाई, मॉनिटर करेगा जो फाइनेंस दे रखा है सही से यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब कौन करेगा? नबार्ड देखता है.
देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी के साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरह ही होती है। सेल्फ नाम से हमारे को पता चल रहा है कि कुछ पर्सनस ने अपनी ही मदद करना, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी ही मदद करना। जैसे कुछ पर्सनस है, जैसे किसी की सैलरी 20,000 है तो सब मतलब हर मंथ 2,000 ऐसे सब लोग देते रहेंगे तो एक फ़ंड कलेक्ट हो जाएगा। अब जब फंड कलेक्ट हो जाएगा तो अगर उनमें से किसी मेंबर को उस फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो फंड में से उनको कुछ दे दिया जाएगा, फिर वो इंटरेस्ट सब वापस पे करते रहेंगे। मतलब उन्होंने कि किसी और से हेल्प ना लेकर, किसी बैंक से हेल्प ना लेकर अपने आप एक दूसरे की हेल्प कर ली। और बैंक्स भी इनके साथ अब इन्वॉल्व होने लग गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे एमर्ज हो गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं? रूरल एरियाज़ में बहुत हेल्पफुल होता है। इससे क्या हो जाता है कि एक तो हमारी सेविंग की हैबिट बनती है। थ्रिफ्ट मतलब सेविंग हैबिट, थ्रिफ्ट मतलब कंजूसी करना। जैसे कि अगर हम अपने जो हमारी इनकम है उसमें से कुछ बचा कर रखना, कुछ बचाया तभी तो हमने एक फ़ंड कलेक्ट करा जिससे हमने आगे लोगों की हेल्प करी। इससे क्या हो जाता है कि इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी बहुत ही कम होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, जिससे हम बिना बैंक्स की हेल्प लिए और अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहेगी, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी इसको हम बोल देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब हमने बैंक्स के बारे में पढ़ा, जैसे भी हमने रीड करा कि रूरल बैंकिंग में क्या क्या काम होता है, अब उसके क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। मतलब जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हमको लगे हो वो बताएगी। अब रूरल बैंकिंग में हम देखा कि पहले हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे थे, धीरे धीरे हम इंस्टीट्यूशनल पे आए। मनी लैंडर्स के इफेक्ट से कम हुए, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, हम डेप्ट ट्रैप में फंस जाते थे कि हम इंटरेस्ट देने में ही हमारे को हम प्रिंसिपल अमाउंट तो दे ही नहीं पाते थे, फिर सिर्फ इंटरेस्ट देने में ही हमारी लाइफ चली जाती थी। अब उसके बाद हमारे बैंक्स आ गए। जब बैंक्स आ गए तो हमारे को बहुत सी उससे फैसिलिटी होने लगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होने लग गया, बट लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी उसमें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब जैसे इसमें लिख रखा है कि कमर्शियल बैंक्स, आपको बताया कि 1969 में हुए, जिस धीरे धीरे हमारी नेशनलाइज हो गई, धीरे धीरे ब्रांचेज उसकी एक्सपेंड होने लगी। नाबार्ड ओपन हुआ, नाबार्ड इस प्रॉपर रेगुलेशन करता था, जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करें सब इंस्टीट्यूशन के ऊपर सुपरवाइज करता था। तो धीरे धीरे सब लोगों को लोन प्रोवाइड होने लगा। अब बट कुछ प्रॉब्लम इसमें अभी भी आती थी। फैसिलिटी तो हुई बट स्टिल कोई प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि रूरल बैंकिंग हुई तो सही पर उसकी कोई डेफिशिएंसी रही। जैसे जिसके पास कोई चीज़ कोलेट्रल रखने के लिए नहीं है, जो मार्जिनल होल्डर्स हैं, मतलब या स्मॉल और मार्जिनल होल्डर्स हैं, जो जिसके पास छोटी ज़मीन है, उसके पास इतने रखने के लिए, अब कोलेट्रल कुछ रखने के लिए है नहीं, तो इससे उनको क्या हो जाता था, वो लोन की फैसिलिटी ले ही नहीं सकते थे। और दूसरी मेन जो सबसे प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट लोन तो देती थी फार्मर्स को पर उसकी रिकवरी ही नहीं कर पाती थी। कि पॉलिटिकल एजेंडा, कि जैसे होता है, आपने देखा है इलेक्शंस के टाइम बहुत से लोग वेव कर दिए जाते हैं। उनको कोई फार्मर अगर एबल है भी सही, फिर भी उनको पता है अगर हमारे माफ़ हो जाने तो वो देने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो जिससे डिफ़ॉल्ट रेट लगातार बढ़ता रहेगा, बैंक्स के एनपीएस होते रहेगी। तो इससे क्या हुआ कि आए तो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए थे बैंक्स, बट इससे क्या होगा, लोन रिकवरी नहीं हो पा रहे, तो बैंक्स के बैड लोन्स लगातार बढ़ रहे थे। तो जिस पर्पज़ जो के लिए होना चाहिए था बैंक्स, वो हम उतनी फैसिलिटी नहीं दे पाए। और क्या हो गया, लोगों के अंदर सबसे बड़ी बात जो हुई, इससे क्या हुआ, इससे एक प्रॉब्लम हमारी क्या हुई कि जो बैंक्स होते थे कि वो मोबिलाइज, जो उनके पास फंड्स है, ताकि लोगों के अंदर थ्रिफ्ट हैबिट भी आए, कि वो कुछ सेव करके बैंक्स में लेकर आए ताकि उनकी डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सके। अब क्या होगा, पर एक बैंक जो इस पर्पज़ के लिए आया था कि वो लोन तो दे, पर साथ साथ लोगों के अंदर थ्रिफ्ट की हैबिट, मतलब कि कुछ सेव करके वो अपना पैसा बैंक तक लेके आए, वो बैंक्स करने में इतना सक्सेसफुल नहीं रहे। और साथ में अब आप देखते ही हो कि कैसे बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। कितने जेन्युइन डिफ़ॉल्टर्स तो होते ही हैं कि जो नहीं दे पा रहे थे, कि मॉनसून अच्छा नहीं हुआ, उस कारण से उनकी एग्रीकल्चर अच्छी नहीं हो पाई, बट स्टिल कई ऐसे डेलिब्रेट डिफ़ॉल्टर भी होते थे जो जानबूझकर ही अपने लोन को वापस नहीं देते थे, जिसलिए इतने सक्सेसफुल बैंक्स नहीं हो पाए। तो बैंक्स को ये करना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को भी दूर करना चाहिए, वो प्रोडक्टिव लानी चाहिए कि इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट कंसिडर रूरल बैंकिंग एज अ सोशल नीड फॉर प्रोडक्शन पर्पस रादर देन एक्टिविटी टू अचीव पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी। सिर्फ हमारी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, बल्कि लोन ऐसे वेव नहीं कर देने चाहिए, बल्कि बैंक को भी सोचना चाहिए कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए ही लोन दिए जाए, कि ऐसे किसी के लोन वेव ना किए जाए।